दोस्तों ये तस्वीर है उत्तराखंड जोशीमठ की और ये बड़ी बड़ी दरारें एक दिन में नहीं बनी। सालों तक यहाँ के लोकल्स कंप्लेन करते आ रहे हैं कि इनके घरों में दरारें बन रही हैं। शुरुआत में ये क्रैक्स उतने विजिबल नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आज के टाइम ये इतने बड़े हो चुके हैं कि आप इन घरों में नहीं रह सकते। जो जानकार हैं उनका मानना है इसके पीछे कारण है गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन, डैम प्रोजेक्ट, क्लाइमेट चेंज और 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। जब सरकार पे प्रेशर आने लगा तो 4 धाम जैसे मेगा प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। यहाँ 4 धाम प्रोजेक्ट के एक सेक्शन के काम को रोका गया है, न कि पूरे प्रोजेक्ट को। ये सेक्शन है हेलांग से मारवाड़ी तक का। अथॉरिटी ने इसके काम को रोका और बोला जब तक आगे कुछ पॉजिटिव अपडेट नहीं आ जाता तब तक इसके काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि 4 धाम प्रोजेक्ट आखिर इतना जरूरी क्यों है और इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। साथ में ये भी जानेंगे कि तापवान पावर प्लांट और उत्तराखंड में बन रहे डिफरेंट टनल्स का क्या असर पड़ रहा है इस एरिया में। आज के टाइम इस हिमालयन राज्य उत्तराखंड में ऐसे बहुत से इंफ्रा प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है जिनको आप एज ए मेगा प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि एक डैम प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है जो धौली गंगा रिवर पे है। इसका नाम है तापवान पावर प्रोजेक्ट, जिसको एनटीपीसी बना रही है। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। प्रोजेक्ट की क्षमता बताई जा रही है 520 मेगावाट की। जब ये पूरी तरह से काम करने लगेगा तो ये हर साल लगभग 2220 मिलियन यूनिट्स बिजली प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे सरकार का इस प्रोजेक्ट को बनाने का एम है इस एरिया में साफ सुथरी बिजली प्रोड्यूस करना, जो कि उस डिमांड को पूरा करे जो यहाँ के लोगों से आ रही है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज जोशीमठ के डिजास्टर के बाद से ही उठाई गई। ये प्रोजेक्ट 2009 से ही कंट्रोवर्सी में बना हुआ है। उस टाइम इसके खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट को उतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन आज इसी प्रोजेक्ट को मेन कारण बताया जा रहा है जोशीमठ के सिंकिंग के लिए, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इवन मैं ये भी कहूँगा कि हाँ इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, लेकिन मीडिया में उस तरह से इसको कवरेज नहीं मिल रही है जिस तरह से मिलनी चाहिए। इसके ऊपर एक प्रॉपर एक्सपर्ट पैनल के साथ डिस्कशन होना चाहिए। तापवान विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर में एक बैराज और एक 12 किलोमीटर के टनल का निर्माण किया जाना है। यह टनल सलांग से तापवान के बीच में होगा। जो दूसरा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर भी ब्लेम आया है वो है 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। ये एक भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसको उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। उत्तराखंड अपने धार्मिक स्थानों की वजह से फेमस है। यहाँ पे विजिट करने हर साल लाखों तीर्थ यात्री आते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी न होने के नाते यात्रियों को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद यहाँ पे आना आसान हो जाएगा। इसके अलावा टूरिज्म भी बढ़ेगा। ये 2 लेन का एक्सप्रेस हाईवे 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों को कनेक्ट करने वाला है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इस प्रोजेक्ट में 900 किलोमीटर के हाईवे का निर्माण किया जा रहा है जो ऑलमोस्ट पूरे उत्तराखंड राज्य को कनेक्ट करने वाला है। प्रोजेक्ट की शुरुआत ऋषिकेश से होने वाली है। ऋषिकेश से एक हाईवे धरासू की ओर जाएगा जिसकी लेंथ 144 किलोमीटर की होने वाली है। फिर धरासू से एक हाईवे गंगोत्री की ओर जाएगा जिसकी लेंथ 124 किलोमीटर की होगी और दूसरा हाईवे यमुनोत्री की ओर जिसकी लेंथ 95 किलोमीटर की होगी। ऋषिकेश से जो दूसरा हाईवे है वह रुद्रप्रयाग की ओर जाएगा जिसकी लेंथ 140 किलोमीटर की है। फिर रुद्रप्रयाग से एक हाईवे केदारनाथ की ओर जाएगा जिसकी लेंथ 76 किलोमीटर की होने वाली है और दूसरा हाईवे बद्रीनाथ की ओर जाएगा जिसकी लेंथ 160 किलोमीटर की होने वाली है। इसके अलावा यहाँ एक और हाईवे है जो टनकपुर से पिथौरागढ़ के बीच में बनाया जा रहा है जिसकी लेंथ 150 किलोमीटर की होगी। इस तरह यहाँ सरकार का प्लान है पूरे उत्तराखंड को इस हाईवे द्वारा कनेक्ट किया जाए और ये हाईवे कोई नॉर्मल हाईवे प्रोजेक्ट नहीं होने वाले। यहाँ 2 लेन का निर्माण किया जाएगा जहाँ पे इनकी मिनिमम चौड़ाई 10 मीटर की होने वाली है। चट्टानों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। लैंडस्लाइड को रोकने के लिए नए नए तरकीबों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का कहना है चट्टानों को, पहाड़ों को कम से कम नुकसान हो इसके लिए कुछ बड़े बड़े ब्रिजेस का भी निर्माण किया जाएगा। तो क्या इतना सब काफी है? तो जो एक्सपर्ट है उनका कहना है नहीं। सरकार सभी वार्निंग को नजरअंदाज करके इन इंफ्रा प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है बिना प्रॉपर रिसर्च के और बिना प्रॉपर स्टडी के, जिसका नतीजा आज पूरे राज्य को भुगतना पड़ रहा है। 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट सुर्खियों में तब रहा था
जब 8 लोगों की मौत हो गई थी लैंडस्लाइड की वजह से 2018 में। ये लैंडस्लाइड हुआ था रुद्रप्रयाग गंगोत्री हाईवे पे बंसवाड़ा के करीब। इस घटना को बोला गया ये कुदरती नहीं बल्कि मैन मेड डिजास्टर है, इसीलिए FIR भी रजिस्टर किया गया एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे जो भी काम चल रहा था, जो बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड होते हैं उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। इस प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर और सुपरवाइजर के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। जहां पे इस लैंडस्लाइड की घटना हुई वहां पे लगभग 3000 लोगों को रिलोकेट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, जहां पे ये बताया गया कि जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस है जो मैंडेटरी है उसको बाईपास करके इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पे लैंडस्लाइड का यह एकलौता मामला नहीं है। इसके अलावा दिसंबर 2022 को एक और घटना सामने आई। यह हुआ बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पे फारासू मंडोली विलेज के पास श्रीनगर में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की चट्टानें कितनी ज्यादा कमजोर है। हिमालयन माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन सबसे नया है अगर आप कंपेयर करें दुनिया भर के माउंटेन रेंजेस से, इसलिए यहाँ की चट्टानें, यहाँ की मिट्टी उतनी अच्छी तरीके से मजबूत नहीं हो पाई है। उसका नतीजा यह होता है कि जरा सा टेक्टोनिक प्लेटों की मूवमेंट से ही भूस्खलन आ जाता है। कुछ इलाकों की ज्योग्राफी भी चेंज हो जाती है। उत्तराखंड में अभी 18 टनल्स है जो ऑपरेशनल है। इसके अलावा यहाँ सरकार का प्लान है आने वाले 10 सालों में 66 टनल्स का निर्माण करना, और इनमें से कुछ टनल्स का निर्माण किया भी जा रहा है। इसमें रेल और रोड दोनों प्रकार के टनल शामिल है। जो जानकार हैं उनका मानना है ये 4 धाम रोड प्रोजेक्ट एक डिजास्टर साबित होने वाला है उत्तराखंड के लिए। इसको कहा जा रहा है अनसाइंटिफिक रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ऐसी कुछ इन्वायरमेंट चेतावनी है जिनको पहले समझना चाहिए था, जिनके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, जो कि नहीं किया गया। यहाँ पे सिंपल तरीके से स्टडी को कंडक्ट करवाया गया। सरकार का यहाँ मेन एम था इकोनॉमिक इम्पैक्ट और टूरिज्म इम्पैक्ट को जांचना, जबकि सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए थी कि इससे पहाड़ों पे कैसा असर होगा, इन्वायरमेंट पे कैसा असर होगा, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके जीवन पे कैसा असर होगा। इस पे ध्यान नहीं दिया गया। इस इलाके में बहुत से टनल्स का निर्माण हो रहा है। इन टनल्स के निर्माण के लिए बहुत से तरीके यूज किए जा रहे हैं, जैसे ब्लास्ट करना, TBM मशीन का यूज करना। तो इससे जो वाइब्रेशन होता है, जो धमाके का इम्पैक्ट होता है, उसका असर पूरे एरिया में दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन यहाँ की कमजोर चट्टानें और मिट्टी है। यहाँ पे ब्लास्ट का यूज ज्यादा हो रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे घरों में क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। अगस्त 2018 को नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे जो नेचुरल सोर्स है वाटर के, वो धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। वो चाहे झरनों का पानी हो या फिर अन्य सोर्स है। इसका असर यहाँ की जियोलॉजी पे दिख रहा है। जिस तरह से जिस मेथड का यहाँ पे यूज किया जा रहा है टनल्स बनाने में, उसका असर यहाँ के ग्राउंड वाटर पे भी दिख रहा है। ये कहना है एक्सपर्ट्स का। ये तस्वीर है NTPC के द्वारा बनाया जा रहे डैम प्रोजेक्ट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे टनल के निर्माण का विरोध हो रहा है स्थानीय लोगों द्वारा, क्योंकि इनको पता है इस तरह से कंस्ट्रक्शन करने से, नदियों की धारा रोकने से, नेचुरल जल स्रोतों को प्रभावित करने से इनके जीवन पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। इतना तो ये लोग एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे रहना होगा। अब जो भी घटना यहाँ पे हुई है उसका असर सिर्फ डैम प्रोजेक्ट पे या फिर 4 धाम रोड प्रोजेक्ट पे नहीं हुआ है, बल्कि इसका इम्पैक्ट एक बड़े रेल प्रोजेक्ट के ऊपर भी होने वाला है। इस प्रोजेक्ट को ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच में बनाया जा रहा है। 125 किलोमीटर के इस रूट में कुल 17 टनल्स का निर्माण किया जाएगा। 17 टनल्स के अलावा 35 ब्रिजेस का भी निर्माण होगा। इस 125 किलोमीटर के रूट में 105 किलोमीटर का रूट सिर्फ और सिर्फ टनल्स और ब्रिजेस के ऊपर होने वाला है, इंक्लूडिंग 15.1 किलोमीटर का एक टनल जो इंडिया के सबसे बड़े टनल में से एक होगा, जो देवप्रयाग और लाचमोली के बीच में बनाया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट पे भी इसका असर होगा। अब भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि यहाँ विकास भी जरूरी है और इन्वायरमेंट की रक्षा, लोगों की जिंदगी भी जरूरी है। सरकार को ओल्ड मेथड को भूल के नए तरीके खोजने होंगे पहाड़ी इलाकों में कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसके लिए रिसर्च को बढ़ावा देना होगा, नए मेथड को डेवलप करना होगा जो इस तरह के इलाकों में डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सके। हाँ, ऐसा करने में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें इजाफा तो होगा, लेकिन इसके फायदे भी होंगे। इसके अलावा सरकार को एक और चीज पर ध्यान देना होगा, वो है यहाँ पे प्लानिंग के हिसाब से टाउन्स बनाना, लोगों को बसाना। इसके लिए इसरो की मदद ली जा सकती है कि कौन कौन से एरियाज हैं जो बेस्ट और सेफ हो सकते हैं लोगों को बसाने के लिए, ताकि फ्यूचर में इस तरह की घटना से यहाँ के लोगों पे सीधे तौर पे इम्पैक्ट ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।